अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 11th न्यू बुक का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आर्किया क्या हैं, वो बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट हैं और ये किस तरह से इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। आज का टॉपिक आपको फ्यूचर में बायोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प करेगा। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन इससे पहले इस चैप्टर के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम उसको डिस्कस कर लें। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी that provide insight into the vast array of life forms on earth and their evolutionary relationship. There बायोलॉजी के दो बुनियादी कंसेप्ट हैं, बायोडाइवर्सिटी और दूसरा क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी यानी जिंदगी की मुख्तलिफ किस्में, क्लासिफिकेशन यानी जानदारों को ग्रुप या कैटेगरीज में डिवाइड करना। ये दोनों कंसेप्ट हमें ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा वैरायटी और उनके बीच का एवोल्यूशनरी रिश्ता समझने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया सब अलग हैं, लेकिन कुछ कॉमन ट्रेट्स भी रखते हैं जो इनके एवोल्यूशनरी लिंक्स को दिखाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बायोडाइवर्सिटी, highlighting the variety of life at genetic, species and ecosystem level। इस चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी को 3 मुख्तलिफ लेवल्स पर समझेंगे। एक यहाँ पे जेनेटिक लेवल है, दूसरा स्पीशीज लेवल और तीसरा इकोसिस्टम लेवल। जेनेटिक लेवल यानी एक ही स्पीशीज के अंदर जेनेटिक वेरिएशन, जैसे आई कलर और ब्लड टाइप वगैरह। एंड सेकंड वन इज स्पीशीज लेवल यानी मुख्तलिफ किस्म के जानदार, जैसे कैट, एलिफेंट, स्पैरो, ये सब अलग अलग स्पीशीज हैं। एंड थर्ड वन इज इकोसिस्टम लेवल, जैसे जंगल, डेजर्ट, पॉन्ड, जहां मुख्तलिफ जानदार आपस में इंटरेक्ट करते हैं। We will also explore the principles and methods of biological classification which scientists use to organize and categorize organisms। हम ये भी सीखेंगे कि साइंटिस्ट किस तरह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स और मेथड्स का यूज़ करके जानदारों को ठीक से अरेंज और कैटेगराइज करते हैं। इस तरह से स्टडी करना आसान होता है और हमें एवोल्यूशन और सिमिलैरिटी समझने में हेल्प मिलती है। जस्ट लाइक एक स्कूल में स्टूडेंट्स को क्लासेस और सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, वैसे ही बायोलॉजी में जानदारों को किंगडम्स, फाइलम्स वगैरह में डिवाइड किया जाता है। तो डियर, इस इंट्रोडक्शन से हमें समझ आया कि बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन बायोलॉजी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ये हमें नॉट ओनली वैरायटी ऑफ लाइफ दिखाते हैं, बल्कि ये बताते हैं कि ज़िंदगी कैसे इवॉल्व हुई है और ऑर्गेनिजम्स के बीच क्या रिश्ता है। तो डेट, अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, क्या आप कोई ऐसी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन हो लेकिन स्पीशीज सेम हो? कमेंट ज़रूर करें। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। According to 5 kingdom classification system proposed by American ecologist Robert Whittaker in 1969, all organisms were divided into 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। 1969 में 69 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेकर ने एक सिस्टम दिया जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसके मुताबिक तमाम लिविंग चीज़ें, तमाम जिंदा जानदार 5 किंगडम में बांट दी गई। किंगडम मोनरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में। इसका मतलब ये है कि पहले साइंसदानों ने दुनिया के तमाम पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया और दूसरी लिविंग चीज़ें 5 ग्रुप्स में रख दी।
ताकि उनको ईजीली स्टडी किया जा सके। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द किंगडम मोनरा इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स while all the other 4 kingdoms included यूकैरियोट्स। अब इस सिस्टम के मुताबिक किंगडम मोनरा में सिर्फ प्रोकैरियोट्स शामिल थे, यानी ऐसे जानदार जिनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि बाकी 4 किंगडम कौन कौन सी, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 4 किंगडम्स में यूकैरियोट्स थे, यानी इनके सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी मोनरा की मिसाल है बैक्टीरिया, जैसे ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स जिनमें फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया और प्रोटिस्टा शामिल हैं। प्रोटिस्ट की मिसाल है अमीबा, फंजाई की मिसाल है यीस्ट और प्लांटी की मिसाल अगर आप लें तो नीम का दरख्त, और इसी तरह एनिमेलिया में जैसे इंसान शामिल हैं। यानी प्रोकैरियोट्स सिंपल सेल्स हैं और यूकैरियोट्स कम्प्लेक्स सेल्स न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के साथ। इन 1990 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल वोस suggested that there are 2 separate group of prokaryotes, आर्किया एंड बैक्टीरिया। 1900 में एक अमेरिका का साइंसदान कार्ल वोस ने कहा कि प्रोकैरियोट्स 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं, आर्किया और बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। कार्ल वोस ने पहली बार बताया कि आर्किया बैक्टीरिया से अलग ग्रुप है। On the basis, he classified living organisms into 3 domains: domain archaea, domain bacteria and domain eukarya। इन बुनियादों पर कार्ल वोस ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप्स या डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, डोमेन आर्किया में, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया में। डोमेन क्या है? डोमेन सबसे बड़ा ग्रुप होता है क्लासिफिकेशन में। पहले 5 किंगडम्स थे, बाद में कार्ल वोस ने इससे भी बड़ा लेवल बना दिया डोमेन्स, जिसमें सारी लाइफ डिवाइड होती है। आर्किया में शामिल हैं हेलोफाइल्स, सॉल्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बैक्टीरिया में शामिल हैं लैक्टोबैसिलस, और यूकैरिया में शामिल हैं ह्यूमन यानी इंसान, लॉइन, ट्री वगैरह। अकॉर्डिंग टू हिज 3 डोमेन system, domain archaea and domain bacteria contain prokaryotes but they differ in a number of features। इस सिस्टम के मुताबिक आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनके फीचर्स में काफ़ी फर्क होता है। आर्किया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। आर्किया ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं और बैक्टीरिया हर नॉर्मल जगह पाए जाते हैं। नो बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट आर्किया एंड बैक्टीरिया इवॉल्व इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर। आज के साइंसदान ये मानते हैं कि आर्किया और बैक्टीरिया ने एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग एवोल्यूशन किया, यानी आर्किया ने हीट, साल्ट, एसिड जैसी मुश्किल इन्वायरमेंट में इवॉल्व किया, जबकि बैक्टीरिया ने नॉर्मल कंडीशंस में। मॉलिक्यूलर एविडेंस सजेस्ट दैट आर्किया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स देन टू बैक्टीरिया। अब जीन्स और मॉलिक्यूलर डाटा से ये पता चलता है कि आर्किया यूकैरियोट्स के ज़्यादा करीब हैं कंपेयर टू बैक्टीरिया। जैसे आर्किया और यूकैरियोट्स में कुछ एंजाइम्स और आरएनए प्रोसेसिंग सिमिलर होती है। इन अदर वर्ड्स यूकैरिया इवॉल्व फ्रॉम आर्किया आफ्टर आर्किया स्प्लिट ऑफ फ्रॉम दी बैक्टीरिया। आसान लफ्ज़ों में यूकैरिया का एवोल्यूशन आर्किया से हुआ, जब आर्किया बैक्टीरिया से स्प्लिट हो गए थे। इस वजह से ह्यूमन और प्लांट्स जो यूकैरियोट्स हैं आर्किया के ज़्यादा करीब हैं बैक्टीरिया के मुकाबले में। यहाँ देखें देयर द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फाइलोजेनी। द डायग्राम टू शो फाइलोजेनी इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक और एवोल्यूशनरी ट्री। जानदारों के दरमियान
एवोल्यूशनरी रिलेशंस को फाइलोजेनी कहा जाता है, यानी ये बताता है कि कौन से जानदार किस से डिवेल्प हुए और इनका आपस का जेनेटिक या एवोल्यूशनरी रिश्ता क्या है। जो डायग्राम या शक्ल इस फाइलोजेनी को दिखाती है उसे फाइलोजेनेटिक ट्री या एवोल्यूशनरी ट्री कहते हैं। एक एवोल्यूशनरी ट्री आपको दिखाता है कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स का कॉमन एंसेस्टर था, यानी इनकी असल एक ही जगह से हुई। आप यूं कह सकते हैं फाइलोजेनी से हम जान सकते हैं कि एक जानदार का रिश्ते में लिंक किस किस स्पीशीज के साथ है, और एवोल्यूशनरी ट्री इस लिंक को ट्री की ब्रांचेस की तरह विजुअली रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि पहले 5 किंगडम सिस्टम थे जो रॉबर्ट वटीकर ने दिए। फिर कार्ल वुश ने मॉडर्न 3 डोमेन सिस्टम दिया जिसमें आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया को अलग अलग डोमेन्स में रखा गया। ये क्लासिफिकेशन हमें जानदारों के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को डीपली समझने में हेल्प करता है। तो डियर, क्या आप आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया में से हर एक का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।